Hello dear students, welcome to the CUT classes organized by the Shaheen Group of Institution. I am Farooq Yatiq and we were discussing the science and technology general science sections of CUT exam. In my last lecture we were discussing the chapter atomic structure. In that chapter we have already seen J.J. Thomson's atomic model, John Dalton atomic model, postulates. ठीक है? After that today we are going to discuss Rutherford atomic model and the Bohr's atomic model and the postulates of Bohr's atomic model. So without wasting our time we fall on the topic. Here is Rutherford atomic model. जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में कि हम लोगों ने जो हमारे जॉन डॉल्टन थे, जॉन डॉल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मटेरियल और एलिमेंट. ठीक है. उसके बाद अपने जे थॉमसन आते हैं. जे थॉमसन आकर क्या कहते हैं कि भाई एटम के अंदर जो है आपके पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्जेस जो है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है. और उसके लिए उन्होंने कौन सा एग्जांपल दिया था? प्लम पेडिंग मॉडल, है ना, या आप वाटरमेलन मॉडल जो कहते हैं. उसके बाद जो है वाटरमेलन मॉडल या फिर हमारे जो थॉमसन थे उनके मॉडल का ड्रॉबैक्स क्या था? वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाता था. तो एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए लॉर्ड रुदरफोर्ड आने वाले टाइम में जो है अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करते हैं. अब इस मॉडल को प्रपोज करने के लिए उन्होंने क्या किया? लॉर्ड रुदरफोर्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, on the basis of the scattering experiment, Rutherford proposed a model of the atom which is known as the nuclear atomic model. कौन सा है? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल. इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर? यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ. एक गोल्ड की पतली थिन सी शीट बनाई गोल्ड की. गोल्ड की क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड की जो गोल्ड एक ऐसा मेटल है, उसकी ये कैपेसिटी है कि आपको गोल्ड और जो सिल्वर है इसको आप पतली से पतली शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने मिठाई वगैरह पर देखा होगा चांदी का कवर लगा होता है, गोल्ड का कवर लगा होता है, खास करके स्वीट्स वगैरह में या फिर कोई प्रेशियस किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो तो उसको हम जो है मेलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी जो कहते हैं कि गोल्ड को जो है आप पतले से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? गोल्ड की एक पतली सी शीट बनाई थी, जितना पॉसिबल था उतना उसको थिन किया उन्होंने. और उसके बाद जो है एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल से बम्बारमेंट किया. अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल के पास जो है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे. अब इन्होंने जब पार्टिकल से बम्बारमेंट किया तो ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत कम जो है आपके पार्टिकल सीधे आपके स्कैटर होके वापस 180 डिग्री से रिटर्न आते हैं. बहुत कम, यानी जिस डायरेक्शन से जा रहे उसी डायरेक्शन से वापस आएंगे. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है आपके मोर देन 99% से ज़्यादा भी पार्टिकल जो है आपके ऐसे स्कैटर हो जाएंगे, यानी शीट को क्रॉस करके या तो उस सीधे तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डेविएट होकर जाएंगे और यहाँ से डेविएशन होगा उनका. ठीक है, इस तरीके से डेविएशन हो रहे थे और बहुत कम पार्टिकल थे. कहा जाता है कि मतलब आपके थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है सीधे स्ट्राइक होके रिवर्स में वापस आ रहा है 180 डिग्री में, मतलब जिस डायरेक्शन से जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न हो जाएगा. तो इससे ये साबित हुआ कि भाई हमारा जो एटम है, एटम का जो सॉलिड पार्ट है वो बहुत छोटा है. एटम के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि एटम पूरा की पूरा सॉलिड है. एटम के अंदर जो है कोई पार्ट है, कोई पोर्शन है जो कि सॉलिड है और उसके बाद एटम के अतराफ में जो है नियर अबाउट में जो है पूरा हॉलो है, पूरा स्पेस है, जिसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. और सेंटर में जो है जो आपका सॉलिड पार्ट है उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा. आने वाले टाइम में जब रिसर्च होता है तो पता चलता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो एटम का जो डायमीटर है उससे 1 लाख गुना ज्यादा छोटा है. 1 लाख टाइम स्मॉल है. यानी कि कहा ऐसे जाता, मिसाल के तौर पे बताऊं कि हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल के ग्राउंड पे जो हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, अगर उतना हमारा हमने न्यूक्लियस रख दिया तो पूरा जो ग्राउंड है उससे कई मल्टीपल्स टाइम में जगह लगेगी एक एटम का टोटल स्पेस कवर करने में. अगर हम किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे एटम के न्यूक्लियस को
क्रिकेट बॉल के साइज के उतना कर दें, तो जो फुटबॉल होगा, फुटबॉल का ग्राउंड होगा या उससे ज़्यादा बड़ा ग्राउंड होगा, वो आपका एक एटम का इक्वल होगा, यानी इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था हमारे रुदरफोर्ड के कि हमारे एटम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, जिसकी वजह से पार्टिकल सीधे से वहाँ से पास हो जा रहे। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बीच वाला पोर्शन है, जो बहुत छोटा सा पोर्शन है, जो बहुत स्मॉल साइज में है, वहाँ वो सॉलिड पार्ट है और उससे पार्टिकल टकरा कर वापस आते हैं। ये ऐसे ही मिसाल है जैसे कि आप या किसी फेंसिंग के पास खड़े हुए हैं, किसी तार वाली बाउंड्री है आपकी, खेत वगैरह में जो बाड़ लगाते हैं, जैसे उसमें तार बांधे होते हैं, आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल के जो तार होते हैं जिसे करंट सप्लाई होता है, 3-4 तार का जो आपका सिस्टम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। या फिर आपके खेतों के अंदर जो पोल गाड़े जाते हैं जानवर वगैरह को रोकने के लिए, उसके बाजू में किसी लड़के को अगर खड़े करके हम उसके हाथ से पत्थर फेंकवाएं तो वो तार से उसका पत्थर टकरा जाना जो पॉसिबिलिटी है, वैसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, जो गोल्ड शीट के एक्सपेरिमेंट के साथ लॉर्ड रुदरफोर्ड ने किया था। ये जो तार रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉलिड पार्ट है, कि हम पत्थर से जब उस वायर को हिट करेंगे तो कितना कम चांस है, क्योंकि उसके नियर अबाउट में जो सारा स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट से लॉर्ड रुदरफोर्ड ने बताया था कि देखो भाई, हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर बहुत छोटा सा पोर्शन है जो सॉलिड है, बाकी रेस्ट ऑफ सारा की सारा जो आपका पोर्शन है वो एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पे रुदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल काफ़ी फेमस है। हालांकि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता है। आने वाले टाइम में इसको पता चला कि एटम ऐसे पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जो है लिमिटेशंस भी थे, ऐसा नहीं था कि इनका एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। अब इनको लिमिटेशंस क्या थे भाई, कोई भी चीज़ जब रिवॉल्व कर रही है, मैं लिमिटेशंस बता रहा हूँ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, याद रखिएगा। यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें, तो लिखना पड़ रहा है यहाँ पे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहला लिमिटेशंस है कि साहब यहाँ पे जो है लॉर्ड रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, कि एटम की जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, इनकी एनर्जी कम होगी ओवर द टाइम रिवॉल्व करने की वजह से। कोई भी चीज़ जब घूमती है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस के नज़दीक आना चालू होगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपकी बैलेंस्ड है, मेंटेन है। और आने वाले टाइम में जब फर्दर रिसर्च हुआ, खास करके आपके जब डिजिटाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वगैरह इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किए, तो हमें पता चला, और आपके वेरियस स्पेक्ट्रा वगैरह की जब स्टडी होने लगी, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंसिस्टेंटली एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमता। जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो आपके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, जब एनर्जी कम हो जाएगी वो अपने लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह की रिसर्च है इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि भाई जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होती है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो अपना ऑर्बिट चेंज करके ऊपर चला जाएगा, और जैसे एनर्जी लूज होगी वो वापस फिर से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी लॉर्ड रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, उनका लिमिटेशंस था। ये उनकी नज़रों में क्या था, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज़ अपना ऑर्बिट चेंज करते रहेगी, जैसे एनर्जी मिलेगी वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, और जैसे एनर्जी कम होगी वो लोअर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एटम की अनस्टेबिलिटी साबित होती है, स्टेबिलिटी प्रूव नहीं कर पा रहे थे ये। तो इनके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ये लास्ट वाला मॉडल है, ये मतलब इस टाइप का है। यहाँ पे आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि एटम स्टेबल क्यों। यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़ पता चल चुकी होगी, शुरू में हमें सिर्फ एटम पता चला था, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, आने वाले टाइम में पता चल चुके थे, लेकिन वो है किस पोजीशन में ये नहीं पता था। फिर रुदरफोर्ड वगैरह आए, इन्होंने बताया कि देखो इस पोजीशन में, लेकिन उनकी पोजीशन भी परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं थी। उसके बाद नील्स बोहर आते हैं, नील्स बोहर आके क्या बोलते हैं, द बोहर मॉडल ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय द नील बोहर इन 1950। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ पे बता रहा मॉडिफिकेशन, जो मैंने अभी बताया आपको कि वो मॉडिफाई करेंगे। Rutherford's model introduced the nuclear model of an atom in which he explained that a nucleus positively charged is surrounded by the negatively charged electron। ठीक है, इतना तो बता दिया था उन्होंने, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी की यहाँ पे
मसला हो रहा था, स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। Bohr's theory modified the atomic structure model by explaining that electrons move in fixed orbit shells and not anywhere in between, and he also explained that each orbit shell has a fixed energy. Rutherford explained the nucleus of an atom and Bohr modified that model into the electrons and their energy level. कि देखो उन्होंने, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले जैसा बताया था कि उन्होंने बता दिया कि भाई ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे घूमेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके, लेकिन साहब यहाँ पे जो है उन्होंने वो नहीं बता रहे थे कि स्टेबल क्यों है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई स्टेबल इसलिए है, यहाँ पे हमारे एनर्जी शेल है, वो बोहर्स मॉडिफाई करते हैं इसको, बोहर्स बोलते हैं कि देखो ये फिक्स ऑर्बिट में तो घूमेगा लेकिन कंटिन्यूस फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वो कैसे घूमेगा, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी, इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है KLMN अल्फ़ाबेटिकल, इसमें देखें हम, और न्यूमेरिक इसमें देखें तो 1 2 3 4 आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे फर्दर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे कि जैसे एनर्जी मिलेगी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस ऑर्बिट में आएगा, और जैसे एनर्जी लूज करेगा वो वापस आना चालू होगा। जबकि हमारे जो रुदरफोर्ड साहब थे उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेस में कहीं भी मौजूद हो सकता, घूम सकता, नहीं, ये फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, और ऐसा घूमेगा साहब कि यहाँ पे एनर्जी इसकी डिफाइन करेगी कि ये किस ऑर्बिट में कब प्रेजेंट होगा, वो उसके एनर्जी पे डिपेंड है। जैसा हम लोग हैं, जब हम भूखे होते हैं तो हमारी एनर्जी लो होती है, इसलिए हम खामोश बैठे रहेंगे एक जगह, लेकिन जब हम जैसे ही कुछ खा लेते हैं हमारे अंदर जब फ्यूल इनपुट हो जाता है, या फिर हमारे अंदर जो रिक्वायर्ड हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह बॉडी को चाहिए वो हमें मिल जाते हैं, एनर्जी का एक नया पैकेट मिलता है, उसके बाद हम एकदम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे शेल बताया इसने, ऑर्बिट और शेल में मौजूद रहेंगे। यहाँ पे शेल और सब शेल भी होते हैं, हमें उतना डिटेल नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनका एक फिक्स पाथ है, और उस पाथ को, उस रास्ते को यहाँ पे शेल कहा जाता है या फिर आपके ऑर्बिट कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसी पाथ पे चलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एनर्जी मिलेगी वो अपना पाथ चेंज करेंगे, और जैसे एनर्जी लूज होगी वो वापस आ जाएंगे अपने से। ठीक है, यहाँ पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हमने कुछ बातें देखी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और ये जो ऑर्बिट है आपके इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे यहाँ पे। Bohr's model consists of a small nucleus positively charged surrounded by the negative electrons moving around the nucleus in the orbit। ठीक है, यहाँ पे यही वही बात बताई जा रही कि आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अतराफ में जो है आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे हमारे सोलार सिस्टम में सन को हम कोर पोजीशन पे रख दे, सन हमारा न्यूक्लियस अज्यूम करके चले, जिसके अंदर हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रल चार्जेस वाले आपके न्यूट्रॉन हैं, और उसके अतराफ में हमारे रेस्ट ऑफ प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, ये प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की तरह, कि भाई ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन टाइम, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसके अतराफ में। ठीक है, नियर अबाउट में। Bohr found that an electron located away from the nucleus has the more energy and the electron which is closer to the nucleus has the less energy। Obvious है, देखो जहाँ पे आपको पता है हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अतराफ में जो है आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बोहर साहब ये बोल रहे कि आप जितना पॉजिटिवली चार्ज के करीब रहेंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना आपको एनर्जी कम लगेगी, और आप जितना दूर जाएंगे उतना आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता जाएगा पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज में। तो आपको बाउंड रहने के लिए उस पोजीशन पे आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और आपका जो रिवोल्यूशनरी पाथ है वो भी क्या होगा, आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट देखते हैं। लोकेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज द मोर विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस लेस एनर्जी। ये हो गया पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईच ऑर्बिट और द शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट आर नोन एज ऑर्बिटल शेल। ठीक है, अभी बताया ना कि हर आपका जो ऑर्बिट है उसकी अपनी खास एनर्जी है, अपनी फिक्स एनर्जी है। जैसे जैसे आपके शेल चेंज होंगे उसकी अपनी एनर्जी चेंज होती जाएगी। ये ऐसे ही अज्यूम करके चल सकते हैं आप कि हमारे घर के अंदर
हर रूम की एक्सेसिबिलिटी अलग होती है। जैसे आप डोर से एंटर होंगे तो आपका जो हॉल होता है जहाँ पे हम मेहमान वगैरह को ठहराते हैं, या आपका एंट्रेंस गेट के पास पार्किंग वगैरह का जो एरिया होता है, उसके अंदर जाएंगे हम थोड़ा सा और एनर्जी लगेगी। उसके अंदर जाएंगे अगले रूम के फीचर्स कुछ और होंगे, उसके अंदर जाएंगे हमारा बेडरूम होगा, कहीं हमारा किचन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए देकर बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर शेल की ब्यूटी ऐसी ही है, हर शेल की खूबसूरती ऐसी है कि कोई पार्किंग लॉट है, कहीं पे आपका डाइनिंग हॉल है ना, कहीं पे आपका जो है तो बेडरूम है, और कहीं पे आपका किचन है। इस तरीके से यहाँ पे हर एक शेल अलग अलग लेवल पे आपका फंक्शन करेगा। ईच ऑर्बिट और द शेल हैज द फिक्स एनर्जी known as the orbital shell. The energy level are represented by an integer n is equal to 1 2 3। ये n क्या है, यहाँ पे हमारा एनर्जी लेवल है, यानी हमारे ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 2 3 क्या है, ऑर्बिट नंबर है, नोन एज द क्वांटम नंबर। ठीक है, इस टर्म को याद रखना, ज्यादा डिटेल हम नहीं जाते वरना ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा कि भाई ये क्वांटम नंबर जो है इसको बोला जाता 1 2 3 4 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे साहब ऐसा है कि आपके माइक्रो लेवल पे, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे जब हम फिजिक्स या साइंस को स्टडी करते हैं तो हम उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, दिस रेंज ऑफ द क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड विद द n is equal to 1 having the lowest energy level। the option 1 2 3 4 are assigned as the KLMN। देखिए ये शेल की बात है, कॉम्प्लिकेटेड करके बात बताई जा रही कि यहाँ पे सारे जो है KLMN, जैसे मैंने अभी बताया था, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया जिसे हम K बोलेंगे, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया L, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया M। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जैसे एनर्जी मिलेगी आपको एक्साइटमेंट आती। फॉर एग्जांपल फिर वही बात, आप रोजा है, अभी रमजान चल रहे हैं, आप अगर रोजा है तो सहरी के बाद आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता, बहुत ज्यादा रहेगा, आप एक्साइटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर जो है आपका फूड, आपका मील जो है एज अ फ्यूल का काम करता। लेकिन ओवर द टाइम जब वो एनर्जी कंज्यूम होते चली जाती है साहब, तो असर के बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लोग जो है खाली बैठे रहेंगे, उनसे कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल कम हो चुका है। तो एनर्जी लेवल कम होगा, आप रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपके वैसी ही हालत है जैसे आपके असर के बाद किसी रोजदार की हालत है कि वो जो है रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे और वो जो है तो आराम करना प्रीफर करेंगे। तो जहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे बॉडी की एनर्जी कम होती है तो उस टाइम पे बॉडी जो है कम से कम काम करना पसंद करती है रेस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। कहाँ कम लगेगी? जब हमारा इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इसको एनर्जी कम लगेगी, तो वो रेस्ट पोजीशन पे। उसकी कंडीशन कैसी है? वैसी है जैसे असर के बाद किसी रोजेदार की है। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी जैसे हायर ऑर्बिटल है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, वो वैसी कंडीशन है जैसे हमने आप जैसे तुरंत मिल लिया, आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते, जो एनर्जी आती। The electron in an atom move from a lower energy level to higher energy by gaining the required energy, and electron moves from the higher energy level to lower energy level by losing the same energy। ठीक है, जैसे एनर्जी मिलेगी ऊपर के ऑर्बिटल में जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जैसे एनर्जी लूज होगी वो सीधे नीचे 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 आता जाएगा और आपका एक स्टेशनरी पोजीशन पे आके रुकेगा। वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ पे जो है आपकी रिवोल्यूशनरी मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद जो बची कुछ एनर्जी है उसको न्यूक्लियस में फॉल नहीं होने देगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियर एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, वही डायग्राम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, वेव फॉर्म में बता रहा कि एनर्जी गेन करने के बाद कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और ये एनर्जी है, ये फोटोन है आपका, ये लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही है। यहाँ से एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेडिएशन के फॉर्म में, एक्चुअली वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, ऐसे रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है जो हमें नज़र नहीं आते। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें कि भाई रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी कैसा रिलीज होती है, थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ाऊँगा मैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Limitations of the Bohr's atomic model क्या है? Bohr's model of an atom failed to explain the Zeeman effect of magnetic field on the spectra of atom। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे आपकी जो स्पेक्ट्रा होता है, लाइट जब आपकी
पार्टिकल को छोड़ के रिलीज होती है। स्पेक्ट्रा क्या है, लाइट का जो फोटोन का एक सेक्शन होता है, जो एनर्जी का एक पोर्शन होता है, या लाइट हम सीधे सिंपल वे में बोल सकते हैं कि लाइट के ऊपर पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात है। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, आपके चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, आपके चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, यहाँ पे ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है, आपको सिर्फ याद ये रखना है, यहाँ पे देखो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ये जो ज़ीमन इफेक्ट है साहब, ये जो ज़ीमन इफेक्ट है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और ये जो स्टार्क इफेक्ट है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। कि भाई जब किसी पार्टिकल पे, किसी फोटोन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंपैक्ट करती है उसे हम स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे, और किसी पार्टिकल पे, किसी फोटोन पे जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट करती है उसे हम ज़ीमन इफेक्ट बोलेंगे। ये नाम थे साइंटिस्ट के। इट वॉलेट्स द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी गुड पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है, और से देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे ये जो चीज है कि भाई आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो इसके नाम में हिजेनबर्ग इनका नाम था, साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनका एक प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला। थोड़ा सा यहाँ फोकस करो, एक्साइटेड रहो, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आपको पता चलने वाली है कि यहाँ पे जो है आप एक ही टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ठहरा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा, कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे मौजूद है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। नहीं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बने रहेगी, क्योंकि वो इतना फास्ट स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है कि आप उसकी पोजीशन और उसका जो है मैग्नीट्यूड एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। या तो आप उसकी वेलोसिटी बताएंगे, उसकी स्पीड बताएंगे घूमने की, या आप उसकी पोजीशन बताएंगे। दोनों चीज़ों को आप एट अ टाइम नहीं बता सकते, ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, जैसे सॉलिड पार्टिकल, जैसे हम बॉल होती है हमारे पास, क्रिकेट वाली बॉल ले लो या फिर आप कोई दूसरी और बॉल ले लो, उस तरीके से बिहेव करेगा कि हम एक बॉल से दूसरी बॉल को मारेंगे तो वो हिट होंगी, वो दूसरी बॉल को पुश करेगी। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन एज अ फोटोन लाइट की तरह भी बिहेव करता, वेव की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से वेव से आप जैसे ये लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, क्या इससे मैं बम्बार्ड हो पा रहा हूँ, क्या इससे मुझे इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने रूम पर बैठे होंगे, आपके पास स्क्रीन ऑन होगी, स्क्रीन से जो लाइट इमिट हो रही है क्या वो आपको हार्म करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन जो कभी है तो इलेक्ट्रॉन लाइट की तरह, वेव की तरह बिहेव करेगा, और कभी सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा साहब। तो हिजेनबर्ग ये बताते हैं कि एक ही टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, या फिर एक ही वक्त में एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन, दोनों में से कोई एक चीज़ बता सकते हैं हम, दोनों चीज़ों को हम एक साथ नहीं बता सकते। इस प्रिंसिपल को हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश किया मैंने, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम। ठीक है, यहाँ पे लार्जर एटम से जो स्पेक्ट्रा रिलीज होता है, स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, लाइट का पार्ट है ना। हमारे पास ये जो लाइट है ये बंच फॉर्म में होती है, तो इसका जो आपके स्पेक्ट्रा है, एक स्पेक्ट्रम है जो एनर्जी के रिलीज का जो टाइप है वो अलग अलग वेव फॉर्म में होगी। कैसे वेव फॉर्म में होगी? कभी वो इंफ्रारेड में होगी, कभी अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन होगा, कभी विजिबल रेंज में होगा। मैं बताऊंगा, अगला ही पोर्शन है हमारा कि लाइट के कितने अलग अलग टाइप है। लाइट सिर्फ वही नहीं है जो हमें नजर आती है, रेडिएशन के फॉर्म में लाइट अलग अलग वेव फॉर्म में हमारे पास से होती है। हमारे आँखों की जो कैपेसिटी है बहुत लो है, बहुत नैरो है। हमारे आंखों की कैपेसिटी कैसी है कि हम लोग जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही लाइट को देख पाते, उससे आगे नहीं देख पाएंगे हम लोग। उस पोर्शन के बाद हम नहीं देख पाते, ना उससे पहले वाला देख पाएंगे ना उसके बाद वाला देख पाएंगे। हम लोग साहब उतना ही पोर्शन में देख पाते हैं जितना हमें विजिबल लाइट है, उसके अलावा नहीं देख पाते। तो यहाँ पे बोला कि स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम्स, लार्जर एटम्स यानी यूरेनियम वगैरह से हमारे जो रेडिएशन इमिट हो रही है, क्यों इमिट हो रहे, उसकी वजह से एटम क्यों नहीं अनस्टेबल हो रहा, ये सारी चीज़ों को आपके बोहर्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनके पोस्टुलेट्स है, देखो हमने अभी तक जो देखा है
यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं रीड आउट कर लूंगा, उसके बाद हम आगे चलते। इलेक्ट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन, ठीक है, बताया आपको, प्लम्पेडिंग मॉडल आपको याद होगा। पहले शुरू आपको याद रखना है, पहली थिंग जो है हमारे पास जॉन डाल्टन साहब है, पहले जो हमारे साइंटिस्ट है, आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है फर्स्ट वन, डाल्टन है। दूसरा हमने पढ़े जे थॉमसन, उसके बाद हमने पढ़े रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। उसके बाद हमने पढ़े बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस तरीके से हमने चारों चीजें देख ली, चारों का जो है तो पोस्टुलेट्स देख लिए, उनके ड्रॉबैक्स देख चुके हैं, उनके लिमिटेशंस देख चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं पढ़ लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल आप याद रखना। द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय द स्टोनी, ठीक है, डिस्कवर इन्होंने करे थे, नाम स्टोनी ने रखा था उसका। रिलेटिव चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1 यूनिट, -1 यूनिट नेगेटिव है यहाँ पे, एंड इट एब्सोल्यूट चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और 4.8 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। रिलेटिव मास, इतना डिटेल नहीं जाना है आपको, ये याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये दो चीजें याद रखो अपने एग्जामिनेशन के लिए, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये हायर क्लासेस में आप लोग जब जाएंगे आप पढ़ लेंगे, खास करके नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो इनको जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00543 एटॉमिक मास यूनिट। AMU का क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। कि हम एक एटम से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इट्स एब्सोल्यूट मास इज 9.1 10⁻⁻28 ग्राम, 9.1 और 10⁻31 ग्राम। ये मैंने मेजरमेंट की स्केल में आपको आगे बताऊंगा कि भाई -28 से -31 क्यों हो गया ये, कि देखो यहाँ पे यूनिट जो है ग्राम है, ग्राम से इसने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो उसके आगे 3 0 और लग चुके हैं। द चार्जेस ऑब्लिक मास इलेक्ट्रॉन मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 10⁸8 कोलम, -1.76 10⁸8 कोलम पर ग्राम है। इसको भी आप स्किप कर सकते, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो है हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हासिल कर सकते हैं। कैथोड रे क्या होता है? कैथोड रे क्या होता है? आपकी एक ट्यूब रहेगी, कि आपके पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर आपके दो साइड से दो चार्जेस होंगे और एक साइड में जो चार्ज है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे साइड में आपका निगेटिवली चार्ज है, और ये पूरा वैक्यूम होगा साहब। ये क्या होगा? वैक्यूम होगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे? इसको एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, और ये जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपके निगेटिव साइड से निगेटिव पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही फ्लो होती है और यहाँ पे आके ये बम्बार्डमेंट करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं कैथोड ट्यूब, और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं। हमने काफ़ी सारे मॉडल वगैरह देख चुके हैं, आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी मैं बता चुका हूँ। आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है और वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनकी जो डिस्कवरी हुई इसको बताऊंगा, और किस किस ने कब कब डिस्कवर किया, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।